बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 34 मुलाहिदा फरमाएं। मैं फ़ाखर को आवाज़ें देने लगी मगर वो कमरे में नहीं थे। मैं उनको ढूंढती हुई बाहर भागी। बाहर अभी तक गोलियां चल रही थी। धुएं अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं किधर जा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, धुएं से मेरा दम घुट गया, मैं गिर गई। फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। होश में आई तो मैं नारपुर में नहीं थी, ये कोई कस्बा था। मैं काशदार के घर में थी, मुझे उसका नाम मालूम नहीं हो सका। वो बाल बच्चेदार भला मानस आदमी था। वहां मैंने अखबार भी देखा और मुझे पता चला कि नारपुर में क्या कुछ हुआ है। मुझे लगा कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। मैं अब वापस आना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि नारपुर और रंग वाली दोनों जगहों से कहीं दूर निकल जाऊं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। फिर एक दिन मैं किसी को बताए बगैर लाहौर के लिए निकल गई। किराया कहाँ से आया तुम्हारे पास और बाकी खर्चा वगैरह? मैंने अपनी एक अंगूठी महल्ले की एक औरत को देकर कुछ रुपए ले लिए थे। शानी ने पहले से सोचा हुआ जवाब दिया। लाहौर में कौन था तुम्हारा? कोई नहीं था, बस ये सुन रखा था कि वहां ऐसी जगह होती हैं जहां बेसहारा लोगों को ठिकाना मिल जाता है। फिर दाता दरबार का ख्याल भी जहन में था। मैं रात गैर लाहौर पहुंची थी। 3 आवारा लड़के मेरे पीछे लग गए। मैं उनसे बचकर भाग रही थी कि एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी में रियाज उस्मानी नाम का एक बंदा मौजूद था। वो मुझे बेटी कहकर अपने घर ले गया। उसने और उसकी बीवी ने मुझे इज्जत से रखा। शानी खामोश होगी। देखो, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और मेरे लिए भी यही चीज आसानी पैदा करेगी, चौधरी बशीर ने तहकम से कहा। और फिर शानी ने वाकई सब कुछ तफसील से बता दिया। इससे आगे उसने कोई बात नहीं छुपाई थी। वो जानती थी कि ये लोग अपने तौर पर तहकीक करेंगे। कासिम बरलास वाला सिरा इनके हाथ में मौजूद था। इस सुराग की मदद से वो बाकी के हालात जान सकते थे। शानी ने सब कुछ बता दिया। उस्मानी और माजिदा की बदलब परस्ती, कासिम बरलास की बदबातनी, उस्मानी के घर से फरार रिक्शा ड्राइवर जकरिया की कमीनगी, जनते की मंसूबा बंदियां, और उसने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। चौधरी बशीर तवज्जो से सुनता रहा और गाए बगाए उससे सवाल भी पूछता रहा। शानी तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसके सवालों के जवाब देती रही। ये निशस्त तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस गुफ्तगू शनीद के दौरान में शानी को अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर शाइस्ता नजर आने के बावजूद चौधरी बशीर में भी वो करख्तगी मौजूद है जो नारपुर के चौधरियों का खासा समझी जाती है। चौधरी बशीर की पेशानी और नाक के दरमियान एक उफ की लकीर मौजूद थी। ये लकीर अमूमन मिजाज की सख्ती और चिड़चिड़ेपन को जाहिर करती है। अपनी तरफ से शानी ने पूरी कोशिश की मगर यह कहना मुश्किल था कि वो चौधरी बशीर को किस हद तक मुतमईन करने में कामयाब हुई। उसकी आंखों में अब भी शुबहात मौजूद थे और कई सवाल भी झलक दिखा रहे थे। शायद मजीद सवाल जवाब करने से पहले वो शानी के बयानात की तस्दीक का ख्वाह था। एक तफ्तीशी अफीसर किसी चुभती निगाहों के साथ वो मुसलसल शानी के चेहरे का जायजा लेता रहा और अब भी गाये बगाए ले रहा था। शानी के खामोश होने के बाद उसने दिया सिगरेट सुलगाया और चंद तवील कश लेने के बाद बोला, तुमने जो कुछ बताया है वो हो सकता है कि दुरुस्त हो, मगर उसके दरमियान की एक कड़ी गायब है। आखिर वो बंदा कौन था जो तुम्हें हवेली के अंदर या बाहर से बेहोशी की हालत में उठा ले गया? उसने कई दिन तक तुम्हें अपने घर में पनाह दी। तुम उसका नाम नहीं जान सकी और ना उसके घर वालों में से किसी के बारे में कुछ बता सकती हो। कस्बे का नाम भी तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने कहा है ना कि उन दिनों मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, बस रोती रहती थी या पढ़कर सो जाती थी। वो शानी के जवाब को नजरअंदाज करते कहने लगा, इस तरह यह बात भी अहम है कि उस बंदे में इतनी जुरात कहां से आई कि वो हवेली की बहू को उठाकर अपने घर ले गया और फिर कई दिनों तक इस मामले को हर किसी से छुपाए रखा। कम से कम मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि हमारे आसपास का कोई शख्स ऐसा कर सकता है। मैं क्या कह सकती हूँ, शानी ओले से बोली। एक और बात भी सोचने की है। वो अपनी जोड़ी थोड़ी खुजा कर कहने लगा, तुम कस्बे का नाम नहीं जानती लेकिन उसके रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ न कुछ अंदाजा होना चाहिए। तुम अपने पांव पर चलकर उस कस्बे से निकली थी और लाहौर पहुंची थी। मैं खेतों के दरमियान 2.5-3 मील पैदल चली और एक ट्रैक्टर ट्राली वाले ने मुझे बिठाकर छोटी सड़क तक पहुंचाया था। अब अगर मैं वो रास्ता दोबारा देखूं तो शायद पहचान जाऊं, पर यकीन से कुछ नहीं कह सकती। चौधरी बशीर खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। तब उसने एक गहरी सांस ली और एकदम मौजू बदलते बोला, अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारा दूसरा भाई सजावल अख्तर भी मेरी तरह कुवैत में है। वह उसका काफी बड़ा कारोबार है। तुम्हारे घराने के साथ इतना कुछ हुआ लेकिन उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। शानी के दिल में टेस सी उठी। वो इस सवाल का जवाब देने बैठ जाती तो सीने के कई नीम मंदी मिल जख्म छिल जाते। वो मुख्तसरन बोली, भाई सजावल अब्बा जी के इंतकाल पर आए थे। 8-10 दिन रहे थे। यहाँ फोन लगने के बाद भाभी और चची परवीन से भी उनकी बात होती रही है। चौधरी बशीर जैसे ताड़ गया कि वो इस मौजू पर ज्यादा बोलना नहीं चाहती। वो खामोशी के साथ इसके चेहरे को खोजी नजरों से देखता रहा। वो भी खामोश रही। कमरे की खामोशी बोझिल होती जा रही थी। आखिर चौधरी बशीर ने तवील सांस लेकर कहा, पिछले महीने की 27 तारीख को जब जाला ने मुझे और कादिर को आकर बताया कि उसने तुम्हें लाहौर में देखा है तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं आया, लेकिन वो जो कुछ बता रही थी और जिस अंदाज में बात कर रही थी उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया।
हमने तुम्हारी तलाश शुरू की, मगर इस तरह के किसी को कानो कान खबर ना हो। मुझे मालूम था कि अगर ये बात फैल गई और तुम वाकई जिंदा हुई तो फिर तुम्हारे लिए बड़े खतरे पैदा हो जाएंगे। हमारे खानदान के बहुत से लोग तुम्हारे खून के प्यासे बन जाएंगे। उसकी एक छोटी सी मिसाल अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखी है। कादिर आला के मेरा भाई होने के साथ साथ मेरा गहरा दोस्त भी है। वो मेरे सारे चचेरे मेरे बहन भाइयों से मेरे ज्यादा करीब है। मैंने और मकबूल बाबू ने इसे हर बात अच्छी तरह समझा रखी थी। उसके बावजूद वो तुम्हें देखकर अपने तेज पर काबू ना पा सका। वो अब भी बुरी तरह उबल रहा है। उसे मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल रखा है। शानी एक बार फिर तस्वुर में अपने इर्द गिर्द पेट्रोल की बू और आग की लपक महसूस कर रही थी। चौधरी बशीर ने खनकार कर गला साफ किया और बात जारी रखते हुए बोला, मेरे जाला और मकबूल के सिवा अभी तक किसी को ये बात मालूम नहीं कि तुम जिंदा हो और यहाँ हवेली में मौजूद हो। और मैं जानता हूँ कि ये बात हम चारों ही में रहेगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मकबूल यानी बाबू के नाम ने शानी के लर्दान जिस्म में तवानाई की एक मोहम सी लहर दौड़ा दी। एकदम इसे लगा कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो इसके आसपास मौजूद है और इसे सहारा दे सकता है। कहाँ है बाबू? शानी के ऊँटों से बेसाख्ता निकला, यहीं पास ही है, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। शानी का सीना धक धक करने लगा। वो सवालिया नजरों से चौधरी बशीर का चेहरा देख रही थी। वो सिगरेट को पांव तले बसलते हुए बोला, अभी तक तुम्हारे बारे में मेरा ज़हन वाज़ेह नहीं है और मेरा ख्याल है कि तुम बहुत कुछ छुपा भी रही हो। बहरहाल कुछ दिनों में बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है। शानी ने खुश्क लबों पर जबान फेरी। चौधरी बशीर की चुभती नजरें मुसलसल इसके चेहरे पर थी। उसने बात मुकम्मल करते हुए कहा, फिलहाल मैं अपनी रिहाइश के पास ही तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। समझो ये हमारे घर का एक अलहदा पोर्शन है। तुम्हें इस चार दीवारी के अंदर ही रहना होगा और किसी से फालतू बात नहीं करना होगी। मैं फिर ताकीद करता हूँ कि किसी को ये बनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम चौधरी फाखर की बेवा हो। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? आखिरी अल्फाज कहते कहते चौधरी बशीर की नाक की वो बालाई लकीर नुमाया हो गई जो उसके मिजाज की बरहमी को जाहिर करती थी। कुछ ही देर बाद उसके जेठ जी उसे कमरे में छोड़कर लंबे डग भरते हुए आते की तरफ जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद शानी को इसकी आर्दी रिहाइशगाह में मुंतकिल कर दिया गया। ये रिहाइशगाह भी 100-150 मीटर के फासले पर थी। दरहकीकत एक शानदार रिहायशी इमारत की छोटी सी एनेक्सी थी। एनेक्सी की हालत से अंदाजा होता था कि यह बहुत कम इस्तेमाल हुई है और इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। पौधों की तराश खराश भी नहीं की गई और छोटे से लान में घास बेमहार थी। कई दीवारों का रोगन झड़ा हुआ नजर आता था। फर्श भी मैले थे। बहरहाल कमरों में कालीन बिछे थे और अंदर की हालत बाहर से बेहतर थी। ये कुल 2 कमरे थे। इसके अलावा एक टीवी लाउंज और एक किचन था। टीवी लाउंज की हालत देखकर पता चलता था कि इसे अफरा तफरी में अभी अभी सेट किया गया है। टीवी का एंटीना और तार वगैरह भी वैसे ही धरे थे। सोफों का जाड़ पूंछ होना भी बाकी था। इस एनेक्सी और असल रिहाइश इमारत के दरमियान सफेद पत्थर की एक डिजाइनदार दीवार थी। इस दीवार में जगह जगह पत्थर की जालियां थी और इन जालियों में से रिहायशी इमारत के लान की झलक नजर आती थी। रिहायशी इमारत से एनेक्सी में आने जाने के लिए एक दरवाजा था। दरवाजे के एक तिहाई हिस्से को बबून बेल ने ढांप रखा था। अगर बेल को तराशा जाता तो ये दरवाजा खूबसूरत मंजिर पेश करता। इस एनेक्सी में शानी को जो सबसे पहली नापसंदीदा शय नजर आई वो जाला थी। उसने बज़ाहिर बड़ी मुहब्बत अपनाइए से शानी का इस्तकबाल किया और इसे यकीन दिलाया कि वो यहाँ इसकी खिदमत देखभाल में कोई कसर ना उठा रखेगी। शानी जानती थी वो यहाँ खिदमत से ज्यादा देखभाल करेगी और जाला ने भी अपने फिक्रे में देखभाल पर ही ज्यादा जोर दिया था। जाला की मुआवनत के लिए 15-16 साल की एक नौउम्र मुलाजमा भी यहाँ मौजूद थी। शानी सब कुछ देख रही थी मगर इसका दिल बाबू और बच्चों ही में अटका हुआ था। इसके कान उनकी आहट के मुंतजिर थे। इसकी बाहें उनसे लिपटने के लिए बेकरार थी। वो कब आएंगे? वो किस घड़ी ने देख पाएगी? इसके दिलो दिमाग में ये सवाल जबरदस्त खलचल पैदा कर रहा था। वो टीवी लाउंज में सोफे पर बैठ गई। आतिशदान में कोयले दहक रहे थे। उनकी खरारत खुशगवार थी। किचन में बर्तनों की खनखन सुनाई देने लगी। शायद नौउम्र मुलाजमा चाय बना रही थी और फिर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई मेहमान खाने एनेक्सी की तरफ आ रहा था। ये नुस्वानी कदमों की आवाज थी। शानी की सियाह सिमट कर आंखों में आ गई। वह लाउंज के बंद दरवाजे को तकने लगी। फिर दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। हाँ, वो बाबू ही थी जो हर मुसीबत में शानी के सामने दीवार बनती थी, जिसके सीने में शानी के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का समंदर हिलकोरे लेता था। दोनों ने चल लम्हे के लिए ठिठक कर एक दूजे की तरफ देखा। फिर वो लपक कर आगे बढ़ी और लिपट गई। वो एक दीदनी मंदिर था। वो बड़े जज्बाती लम्हे थे। शानी हिचकियों से रो रही थी। बाबू की आंखें भी दरिया बहा रही थी। बाबू ने शानी को अपनी दोनों बाहों में समेट रखा था। रोने के साथ साथ वो शानी को संभालने की कोशिश भी कर रही थी। हौसला कर शानी, ना रो शानी, चुप कर जा मेरी बहन। वो इसे पिचकार रही थी मगर अपनी हालत जार पर काबू पाना भी उसके लिए दुश्वार था। शानी ने रोते हुए कहा, देख बाबू, तेरे बाद हमारे साथ क्या हुआ? सब कुछ लूट गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा बाबू। ये अल्लाह की मर्जी थी शानी।
अल्लाह हमें सब्र देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों कितनी देर तक रो रो कर अपने दिल का बोझ हल्का करती रही। फिर बाबू शानी को सहारा देती हुई सोफे तक ले आई। उसका सर और माथा बार बार चूमते हुए बोली, आंखों को यकीन नहीं आ रहा शानी कि तू जिंदा है। लगता है कि कोई बहुत अच्छा सपना देख रही हूँ। कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। मैं तेरी जीती जागती शक्ल फिर आंखों के सामने देखूंगी। कभी सोचा भी ना था। उसने एक बार फिर शानी को गले से लगाकर पेंच लिया। आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही थी। खिड़कियों से बाहर जामन और अमरूद के दरख्त टेरेस से आने वाली बदम रोशनी में साकत खड़े थे और एक सरशब की यख बस्ता धुंध आहिस्ता आहिस्ता अपने इशार में ले रही थी। यूं लगता था कि जल्दी खिड़कियों के बाहर मंजिर ओझल हो जाएगा। शानी और बाबू एक दूसरे के सामने अपने जख्म खोल रही थी, दिल के फुफोले फोड़ रही थी। बाबू पहले से कमजोर नजर आ रही थी, चेहरे पर जाइयां सी नमूदार हो गई थी। यकायक शानी ने चौंक कर पूछा, मुन्ना और नदीम कहाँ हैं? नदीम तो यहाँ नहीं है, इन्होंने उसे हॉस्टल में दाखिल करा दिया है। इन्होंने बाबू की मुराद चौधरी बशीर था, वो खामन का नाम नहीं लेती थी। कभी कभी नदीम के अब्बा का लफ्ज भी इस्तेमाल करती थी। कौन सी हॉस्टल? शानी ने पूछा। हैबटाबाद के पास कोई जगह है, शायद फौज का कोई स्कूल है, मुझे तो ठीक से नाम का पता भी नहीं है। और मुन्ना? शानी ने दरियाफ्त किया। बाबू ने दाएं बाएं देखा और धीमे लहजे में बोली, मुन्ना यही है, पर मैं तुम्हें उससे मिला नहीं सकती। क्यों? बस है कोई वजह। बाबू की आवाज में दर्द था। भाईजान ने मना किया है? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। बाबू की आवाज पर आ गई। शानी ने उल्टे हाथ से आंसू पूछे, वो कैसा है? शानी के सवाल पर बाबू के चेहरे पर करब के गहरे साए फैल गए। वो कुछ देर खुद पर जब्त करती रही, फिर आंखों से ताजा आंसू गिरने लगे। अश्क बार होकर बोली, शानी तुझे क्या बताऊं, उसने तुझे कितना याद किया है। मुझे तो लगता था कि उसे कुछ हो ही ना जाए। हमने उसे ये बात छुपाई थी कि अल्लाह ना करे तू नहीं रही। हमने उसे कहा था कि तुम अपने गाँव गई हुई हो, पर तुम्हें तो पता ही है आजकल के बच्चे इतने भोले नहीं है। वो जान गया था कि जो कुछ चाचा फाखर के साथ हुआ, परदादा के साथ हुआ और हवेली के बहुत से लोगों के साथ हुआ, वही कुछ तुम्हारे साथ भी हो चुका है। उसे बुखार हो गया और ऐसा हुआ कि तुम्हें क्या बताऊं, कई दिन तक तो बेहोश ही पड़ा रहा। बेहोशी में तुम्हें बुलाता था, चाची चाची कहकर आवाजें देता था। फिर ऐसा हुआ कि होश में आकर भी उल्टी सीधी बातें करने लगा। बरामदे में जाता तो कहता था, मैंने अभी चाची को देखा है, गन्ना चूस रही थी। कभी कहता था चाची गली से गुजर रही थी, उसके साथ 2 काले बकरे थे। एक दिन आधी रात को कमरे से निकलकर बाहर चला गया। दीवार के साथ कनक गंदम की बोरी पड़ी थी, उसके पास जाकर बैठ गया। मैं ढूंढती हुई निकली यहाँ तक कहकर बाबू की आवाज फिर भर्रा गई। वो रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और बात मुकम्मल करते हुए बोली, बोरी से टेक लगाकर सो रहा था, मैं उठाकर अंदर लाई। मैंने पूछा उधर कनक के पास बैठे क्या कर रहे थे? कहने लगा, नहीं कनक तो नहीं थी, वहां तो मेरी चाची बैठी थी, मुझे कहानी सुना रही थी। अब कैसे है वो? शानी ने बेताब होकर पूछा। बड़ी मुश्किलों से कुछ संभला है, अभी भी किसी वक्त हल्का सा बुखार हो जाता है, तुम्हारी बातें करता रहता है, तुम्हारे पास रंग वाली जाने की जिद करता है। बड़ी मुश्किल से उसका ध्यान किसी और तरफ लगाती हूँ। जब नदीम यहाँ था तो दोनों किसी वक्त थोड़ा सा खेल लेते थे, जब से वो गया है बिल्कुल अकेला हो गया है। परसों धूप में उदास बैठा था। मैंने पूछा क्या सोच रहे हो? कहने लगा, अम्मी जब हवेली में आग लगी तो चाची भी वहां थी ना, वो चाचू के साथ सोती थी। फिर जब चाचू अल्लाह के पास चले गए तो वो रंग वाली कैसे चलेगी? वो भी अल्लाह के पास चली गई होगी ना। मैंने कहा ऐसा नहीं है, वो एक दिन जरूर आएगी, तुम बस नमाज के बाद दुआ किया करो। बाबू मुझे एक बार उससे मिला दो, मैं उसे सिर्फ देखना चाहती हूँ। शानी ने बाबू के दोनों हाथ थामते हुए कहा, नहीं शानी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाईजान ने मुझे कितनी पक्की तरह मना कर रखा है। वो नहीं चाहते कि किसी को तुम्हारे यहाँ होने की भनक भी पड़े, और वो ठीक सोच रहे हैं। खानदान में इस बात का पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो और हवेली से निकलने के बाद कहीं छुपी रही तो बड़ा फसाद पड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या क्या आफतें टूट सकती हैं। ये बिल्ली मारो का खानवादा है शानी, बड़े खूनी लोग हैं ये। बाबू ने आखिरी अल्फाज ज्यादा धीमे लहजे में कहे थे। थोड़े तवक्कुफ के बाद वो बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हारे भाईजान की तबीयत और तरह की है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने चाचू मामू फूफों वगैरह से इनका बैल बिलाप बहुत कम है। वैसे भी ये ज्यादा टाइम कुवैत में रही हैं, ये और ढंग से सोचते हैं। फिर इनको मेरा ख्याल भी है, वो जानते हैं कि मैं और बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं, और यही वजह है कि वो फिलहाल तुम्हें दूसरों की नजरों से बचाना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि 1-2 महीनों में वो इस सारे मसले का कोई अच्छा हल ढूंढ लेंगे। रात धीरे धीरे आगे को सिरकती रही। जालान 2-3 बार कमरे में आई और आतिशदान की आग दुरुस्त करके बाहर चली गई। 2 बार नौ उम्र मुलाजमा जोरा भी चाय के बर्तन रखने और वापस ले जाने के लिए कमरे में दाखिल हुई। बाबू मुन्ने को सुलाकर आई और उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को इन हालात के बारे में बताने लगी जो अब तक पेश आए थे। जब हवेली में आग लगी, बाबू बच्चों के साथ मैके में थी। बाबू ने शानी को बताया, मुझे रात को कोई 3 बजे ये खबर मिली। मैं अपने चाचा और भाई के साथ रोती पीटती नारपुर पहुंची। तब तक चांदन होने लगा था।
आग भी बुझी नहीं थी। हवेली के आसपास बेशुमार लोग जमा थे। कोयला बनी हुई लाशें हड्डियां निकाल निकाल कर चादरों के नीचे रखी जा रही थी। हर तरफ सड़े हुए गोश्त की बू थी। फाखर की लाश 3 चढ़े खेतों से मिली थी। उसे 2-3 गोलियां लगी थी। मरा हुआ था पर लगता था कि सोया हुआ है। मेरी नजरों में आज भी उसका चेहरा है। बाबू ने रुक कर आंसू पूंछे और सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, मैंने कोयलों में बुनी हुई खड़ियों में दीवानों की तरह हाथ चलाए और तुम्हें ढूंढती रही, आवाजें देती रही। तुम्हारे गांव से ताया मासूम, चाची परवीन और बाबा फखरी वगैरह भी पहुंच चुके थे। वो भी दाढ़े मार मार कर रो रहे थे और तुम्हें आवाजें दे रहे थे। चाची परवीन को गश आ गया, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वो कई घंटे बेहोश रही। मैं खुद भी नीम बेहोश थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस हर तरफ चीखो पुकार मची हुई थी। वो ईद का दिन था, पर ऐसी ईदें अल्लाह किसी को ना दिखावे। मेरी लाश के बारे में क्या सोचा गया? शानी ने पूछा। बाबू ने तड़प कर उसका मुंह चूमा। अल्लाह करे तेरे दुश्मनों को भी तत्ती हवा ना लगे। अपने मुंह से लाश की बात ना कर, मेरे दिल को कुछ होता है। फिर भी बाबू क्या सोचा गया मेरे बारे में? अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे लगा दे। ऐसी बातें करके तू मेरे जख्मों को छील रही है। बाबू ने आंसू बहाते हुए कहा। ताम कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और शानी की इस्तफसार पर बताया कि जल मरने वाले कई लोगों का कुछ पता नहीं चल सका था। आग इतनी शदीद थी कि लोहे के बड़े बड़े गार्डर, भारी मशीनें और इसी किस्म की दूसरी चीजें तुड़मुड़ होकर रह गई थी, पिघल गई थी। ऐसे में गोश्त पोस्ट के बंदों का क्या होना था? कम अज कम 6 लाशों की जली हुई हड्डियां ही मिली थी। जामे मस्जिद के मौलवी साहब से मशवरे के बाद इन हड्डियों को नारपुर के कब्रिस्तान में एक जगह ही दफना दिया गया था। शानी ने बाबू से पूछा, क्या आग लगने के बाद तुम कभी रंगवाली गई हो? नहीं शानी, बाबू ने जवाब दिया। बस 1-2 बार रंगवाली से ही लोग कुरान ख्वानी के लिए आए थे। तुम्हारे भाईजान का दिल नारपुर में बिल्कुल नहीं लगता था। कहते थे हवेली का काला खंडर देखता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। सारे मरने वालों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। यहाँ कर भी वो बेचैन रहते हैं। इन्होंने वो सारी चीजें यहाँ से हटा दी जिनकी वजह से फखर या मैर जी की याद आ सकती थी, बल्कि सारे पुराने मुरादमों को भी पिंडी वाले नए कारखाने भेज दिया। बाबू के बाद शानी की बारी थी। वो अपने ऊपर बीतने वाली एक एक बात बाबू को बताना चाहती थी, मगर ये भी जानती थी कि बाबू इसी की तरह चौधरियों की 4 दीवारी में रहने वाली एक लाचार मखलूक है। दलेर और जुरातमंद होने के बावजूद भी किसी वक्त इसकी तरह बेबस हो सकती है। अपनी मर्जी के बरखिलाफ अपने अंदर की बातें जबान पर लाने पर मजबूर हो सकती है। और फिर उस वाला मामला भी था। ताल शानी ने हर किसी की तरह बाबू से भी ये मामला मख्फी रखा हुआ था। शानी ने शुरू से आखिर तक सब कुछ बाबू के गोश गुजार कर दिया। तामिस रुदाद में 2 किरदारों का जिक्र नहीं किया था, एक रुस्तम और दूसरे नगीना। नगीना के जिक्र तो वो इसलिए नहीं करती थी कि अभी उसे खुद भी इस वाक़े पर पूरा यकीन नहीं था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने, खवास से महसूस करने के बावजूद इसे लगता था जैसे वो फकत एक गुनूदगी भरा ख्याल था। इसका दिल गवाही देता था कि वो जिस किसी से भी ये वाक़या बयान करेगी वो इसे फातरल अकल समझने लगेगा। ऐन मुमकिन था कि इस वाक़े की वजह से उसके बयान करदा बाकी वाक़यात की सेहत भी मशकूक हो जाए। इन 2 किरदारों को वाक़यात में से हज़फ करते हुए शानी ने दिली दिल में बाबू से माफ़ी मांगी। उसने बाज़बाने खामोशी कहा, बाबू अपने हालात के सबब मैं मजबूर हूँ, वरना मुझ में और तुझ में 2 ही नहीं है। बाबू शानी की रुदात बीगी पलकों के साए में सुनती रही और कहीं कहीं वजाहत के लिए सवाल भी करती रही। आग लगने से कुछ देर पहले हवेली में जो कुछ शानी के साथ हुआ था वो इसने बिला कमो कास बाबू के गोश गुजार कर दिया। बैर की दुश्मनी का फुनकारता हुआ नाग, अकबरे को चढ़ने वाली सब गंदल का जहर, हवस की जलगार और फिर हवसकारों की मौत, इसने सब कुछ बता दिया। ये बातें सुनकर बाबू की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपने दादा ससुर बैर के बारे में कुछ कम नहीं जानती थी, मगर ये उसका बदतरीन रूप सामने आया था। दुश्मन की बेटी उसकी बहू थी, मगर बैर ने उसे फकत दुश्मन की बेटी समझा था और एक अदना नौकर से उसकी इज्जत की दजियां उड़वाने पर तुल गया था। उसने इसी पर इक्तफा नहीं किया। कदीम दौर के किसी संगदिल बाबली आका की तरह उस बदबख्त ने उसकी आबरू रेती का तमाशा देखना चाहा था। उसके कानों ने शानी की दर्दनाक चीखें सुनने की ख्वाहिश की थी। बाबू सुनती रही और दर्द की लहरों में बहती रही। रुदाद के आखिर में कासिम बरलास की भयानक मौत का सुनकर वो भी शानी ही की तरह लरस गई। शानी ने यह वाकया भी पूरी तफसील से बताया था। आखिर शानी की रुदाद खत्म हुई। रात अपने निस्फ की तरफ बढ़ रही थी। ना चाहने के बावजूद बाबू को अब जाना था। बाबू के जाने के ख्याल ने शानी को बेकल कर दिया। वो इसकी बेकली महसूस करते हुए बोली, मैं कल तो नहीं आ सकती, लेकिन परसों शाम को फिर आऊंगी। फुर्सत भी होगी, हम देर तक बातें करेंगी। बाबू उठने के लिए तैयार नजर आ रही थी। अचानक शानी को एक बात याद आई। इसने बाबू के दोनों हाथ थाम लिए। बाबू, भाईजान बशीर से कहकर मेरा एक काम करवा दो प्लीज, इनकार मत करना, वरना मैं यहाँ एक पल चैन से नहीं रह सकूंगी। कैसा काम? क्या तुमको पता है कि रंग वाली हवेली की एक नौकरानी पकड़कर यहाँ लाई गई है? नहीं तो कौन है वो? अनवरी नाम है उसका, पुरानी मुलाजमा है, 3 बच्चों की माँ है, बड़ी अच्छी औरत है बेचारी।
तुमने उसे कहाँ देखा? जहाँ फैक्ट्री के मुलाजिम और चौकीदार वगैरह रहते हैं। आज शाम तक मैं भी वहीं थी। मैंने उसे बड़ी बुरी हालत में देखा है बाबू। क्या हुआ उसे? कुछ ना पूछो बाबू, क्या हुआ है? हो सकता है कि भाईजान बशीर को सारी बात का पता ना हो। उस बेचारी की बट्टी पलीद कर दी है इन लोगों ने। तुम्हारा मतलब है बाबू बात मुकम्मल ना कर सकी? हाँ बाबू, वो सब कुछ हो रहा है उसके साथ जो ये लोग औरतों के साथ करते हैं। उस खबीस जाला ने मार मार कर उसकी टांग भी खराब कर दिया है। उसकी जान बचाओ बाबू, नहीं तो वो कर्मा मारी मर जाएगी। ये काम जरूर कादरे का होगा। तुम्हारे भाईजान से उसने ये बात छुपाई होगी या सारी बात नहीं बताई होगी, पर उसे यहाँ लाए क्यों हैं ये लोग? कहीं अच्छा मैं समझ गई। बाबू ने तफीमी अंदाज में सारी लाया, फिर जरा तामिल से बोली, कादरा और जाला वगैरह हर जगह तुम्हें ढूंढते फिर रहे थे। इन्होंने सोचा होगा शायद रंगवाली वाले तुम्हारे बारे में कुछ बता सकते हैं। इन्होंने पूछगछ के लिए मुलाजमा को उठा लिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है बाबू। मेरी गहरी सहेली सकीना और अनवरी दूर की रिश्तेदार भी हैं। ये भी हो सकता है कि ये लोग सकीना को ही उठाने गए हों, मगर वहां अनवरी हाथ आ गई। बाबू की पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें खींच गई। इसने दाई बाई देखा जैसे ये जानना चाहती हूँ कि जाला तो आसपास नहीं है। फिर पुरसोच अंदाज में बोली, शानी, अगर काम करने वाली को वाकई उठाकर लाया गया है तो फिर ये लोग उसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं। वो छूट गई तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा कि कहीं ये इसे मार ही ना डालें। शानी ने दहल कर कहा, नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया है। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कल ही तुम्हारे भाईजान से बात करूंगी। वो क्या करेंगे? बलिए लोके वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि वो फिलहाल यहीं रहे, मगर इसके साथ किसी तरह की ज्यादती ना हो। खुदा के लिए बाबू, ये काम जरूर करो और जल्द से जल्द करो। बाबू ने उसे तसल्ली दी और उठ खड़ी हुई। उठी तो बेसाख्ता उसके मुंह से खाए निकली। क्या हुआ बाबू? शानी ने बेचैन होकर पूछा। कुछ भी नहीं। बाबू मेरी तरफ देखो, शानी खड़े होते हुए बोली। बाबू ने उसकी तरफ देखा। शानी की नजरें बाबू की बुझी बुझी आंखों में गड़ गई। क्या बात है बाबू? मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। कोई मसला है तुम्हारे साथ? नहीं शानी, कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे तुम बीमार लग रही हो। रंग पीला है, पहले से दुबली हो गई हो, गालों पर छाइयां भी है। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा सदमा झेला है ना। तुम अपनी तरफ देखो, तुम कौन सी सेहतमंद नजर आ रही हो। कमलाए हुए फूल की तरह मुंह हो रहा है। वो शानी को अपना ख्याल रखने का कहती हुई बाहर निकल गई।